जिंदगी में प्रोबेबिलिटी और कम खाती है। दो कंसेप्ट मुझे स्टैट्स के बाद ऐसे लगे थे कि लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि सैंपल, जनरल सी बात बता रही हूँ कि अपने कहते हैं कि भाई दो लोगों की मैंने ये बात सुनी, वो ये बोल रहे थे यार ये बात सच है, मैंने उससे भी सुन ली, उससे भी सुन ली, ये बात हो सकती है ऐसे। तो स्टैट्स पढ़ के समझ में आया कि आपका किसी भी बात का सैंपल साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा, वो छोटे का क्या मतलब है कि अगर टोटल मान लिया कि एक बात चले कि तुम्हारी क्लास में 18 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, मतलब तुम्हारे तो 18 के आसपास, और 18 में से 3 बच्चों ने वो एक बात बोल दी है, कोई भी बात, मान लिया कि पेपरों की, अब तुम्हारा पेपर होने वाले हैं, चलो भाई ठीक है, इस बात को कहते हैं एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो अब 15 बजे बैठे और कह रहे कि भाई मई में होंगे जी, जून में होंगे जी, और फिर उन्होंने शुरू किया कि भाई लॉजिक लगाने शुरू करे, मैडम पिछले सालों में देखा है तो 20 मई के आसपास होते रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई एक मई में होता है जी, मई में होना एक पेपर जरूरी है, बाद में फिर जून में होते रहेंगे। फिर कोई कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता जी, भाई एक जून में भी हो सकते हैं सीधे, और मे भी लेट ही हो जाए, उसके बाद भी हो जाए। तर्क दिए गए इस क्वेश्चन के लिए कि भी पेपर कब है। तो अब मान लिया कि तर्क देने वाले 2 लोग 4 लोग जो एक जैसा तर्क दे रहे हैं, उनकी वोटिंग करा ली कि भाई ये बात कौन कौन बोलता है। उन्होंने कहा 5 लोग बोल रहे हैं कि भाई, मान लिया कि कौन कहता है कि भाई मई में होंगे, 5 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया ऐसे करके। अब वो एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उसे कहते हैं कि भाई वोट पड़ गए, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या हुआ कि तुम ये बोलो कि आ, इतने लोग हैं और 15 में से लेकिन 5 ही लोग थे, एक साइड हो गए, देखा जाए तो 1/3 है। अब 1/3 है मतलब उसको तुम बोलोगे कि भाई ये तो मोर देन 35%, अगर तुम 30% बोल रहे हो, 35, 32, एग्जैक्टली 33%, 33.33% लोग अगर एक जगह डाल रहे हैं, अगर तुम उसको प्रोबेबिलिटी में डालो यार, इसके तो चांसेस हैं। परसेंटेज में बोल दो उसको 33%, ठीक है, या 0.3%। तो अब ये बात की भाई 5 लोग बोल रहे हैं, लेकिन 10 लोग नहीं भी तो बोल रहे, ठीक है, लेकिन अगर वो 10 लोग डिवाइड हो जाए 2-2, 3-3 अलग अलग बातों में, तो कहानी बिगड़ गई 33% की। लेकिन अगर वो 10 लोग एक ही बात बोल दें कि मैडम नहीं होते पेपर, तो 2 क्वेश्चंस के अंदर देखा जाए तो परिणाम उससे भारी हो गया। अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझने की बोल रही हूँ कि भाई कोई सवाल जो हम लेके चले और उसके लिए 3-4 तरीके के विचार आए, बोले गए, और सब ने अपने अपना उस पर लॉजिक लगाया उसके लिए। तो जो विचार आए, मतलब एक तरीके से एक सवाल था, उस सवाल के लिए सबने 3-4 तरीके के विचार दिए और विचारों पे वोटिंग डाली। वोटिंग की हमने परसेंटेज निकाल ली कि भाई किस बात की ज्यादा वोटिंग मिल रही है। अब उसके बाद में जिसकी वोटिंग ज्यादा मिल रही है वो देखा कि भाई इसकी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पहुंच गए वहां पे। लेकिन कहां से स्टार्ट कहां हुई थी कि एक क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन आया था उसके लिए 2-3 तरीके की विचार आए थे, तो जो विचार थे उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। और उस पे जो वोटिंग डली, अब 15 लोग हैं, ये 15 हमारा सैंपल है, अब उस पर तुम वोटिंग डालोगे, वोटिंग से क्या निकालोगे, 5 कितने साइड कैसे, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा हुई, मतलब करते ज्यादा कम या किसी भी चीज की, तो तुम निकालते हो कि भाई ये इसके चांसेस कितने हैं, इसकी ज्यादा, ये ज्यादा आ रहा है तो इसके होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई बात अपने कह रहे हैं कि भाई 90, अब कोई, ये तो वही छोटी सी बात, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है कि भाई, अब इसको मैं जिस चीज से जोड़ रही थी कि ये तो टोटली हमारे पास 15 लोग थे और 15 लोगों ने डिसाइड कर देना था और काम, मतलब अपने को इस सवाल का जवाब मिल जाना था।
और पता चले कि किसी को भी कुछ नहीं पता, सब तुक्का ही मार रहे थे, रियलिटी कुछ और ही है। मतलब पता चले कि वो 2 महीने बाद हो रहे हैं पेपर, तुम्हारे जून जुलाई में हो रहे हैं, जो किसी ने लॉजिक नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं बोला, ये एक बंदे ने बोला भी होगा तो किसी की नहीं, तो रियलिटी क्या है पता नहीं, ऐसे करके। तो इस पूरी कहानी में मैं तुम्हें एग्जांपल्स की इस तरीके से जब तुम कंसेप्ट्स को डेली लाइफ की चीजों से जोड़ोगे तो वो चीज याद रहेगी। वरना जो तुम थ्योरी पढ़ोगे, उसका एग्जाम्पल पढ़ोगे, कुछ थ्योरी ऐसी होगी जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, जनरल बात है, डेफिनेशन किसी चीज की वो जनरल सी चीज है, मतलब तुम अकरेंस ऑफ चांसेस, ठीक है, क्या इंग्लिश ही तो है समझने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में जब तुम उसके कंसेप्ट्स में घुसने को लगते हो कि भाई एक्चुअली होता क्या है, कई बार बार एक चीज हो रही होती है और उसका जितनी बार वो ज्यादा हो रही होती है और उसके बाद हम देखते हैं उसको कैलकुलेट कर पाते हैं क्या होता है, तो कैलकुलेट तरीके होते हैं और फ्रीक्वेंसी के आधार पे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के आधार पे होते हैं, क्या मतलब क्या आप पढ़ रहे हैं, इसको कोई कंसेप्ट पढ़ो या कुछ पढ़ो ना, उसको इतनी बेसिक लैंग्वेज में खुद से बात करके या किसी और बच्चे को अगर समझाना पड़े, छोटा बच्चा है उसको समझाना पड़े, अगर तुम उसको उस लैंग्वेज तक पहुंचा पाए तब तुमको वो कंसेप्ट समझ में आया, वरना तुमको कंसेप्ट समझ नहीं आया, फिर तो तुम किताब रट रहे हो, प्लान रट रहे हो, डेफिनेशन रट रहे हो, टाइप होते हैं ये रट रहे हो और ये कर दिया, ठीक है। तो ये चीज जो है वो जब तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको इतने बेसिक लेवल पे जोड़ने की कोशिश करा करो, भले तुम गलत करो, गलत अब सही कौन बताएगा, तुम बैठ के कहानी बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ, मैं तो अथॉरिटी के तौर पे बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ तो सही बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, मेरे पता क्या पता मेरे कंसेप्ट हिला हुआ हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें उस थॉट प्रोसेस में लेके जाना चाहती हूँ कि जब तुम ये चीजें पढ़ोगे, अब तुम क्योंकि रिवाइज करोगे, एक बार तुम पढ़ चुके हो, अपने ऑलमोस्ट क्लोजर पे हैं, थोड़ी सी चीजें बची हैं, तो अब जब तुम रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने के लिए पेपर की टेंशन मत लेना, ये तुम्हें मैं बोल रही हूँ, तुमने 40-45 क्लासेस लगा ली हैं, पेपर लिख लोगे तुम, कुछ भी आया मैं सच बता रही हूँ तुम लिख लोगे उसके अंदर, ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो बच्चे ने अगर 40-45 में से तुमने 35 भी क्लासेस लगाई होंगी, कोई रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, कुछ भी होगा, तुम्हारे कान से निकल गई हैं चीजें, पास तो मैं भी हो गई थी, जो तो मैंने की भी नहीं थी, कुछ नहीं किया था इसमें से मैंने, तो मैं भी निकल गई थी, फेल नहीं होते, और तुम आखिरी बैच हो, तुम्हें फेल वैसे भी कोई नहीं करेगा, वो फेल हो गए तो उन्हीं के गले पड़ोगे तुम, ठीक है, तो तुमको फेल नहीं करने वाले, तो पेपर पास करने के चक्कर में मत पढ़ना, अगर तुम्हें सिर्फ पेपर की टेंशन में पढ़ना है, यार पेपर पास करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये होगा वो होगा, कुछ इस टेंशन में मत पढ़ना, ये टेंशन छोड़ जाओ आज के आज यहीं पे कि पास होगे कि नहीं होगे, मैं लिख के दे रही हूँ तुम सब पास हो, मेरे को पकड़ लेना अगर कोई फेल हो गया तो, इस पेपर की वजह से फेल नहीं होगे, बाकी होगा पेपर का मुझे पता नहीं, इस पेपर की वजह से तुम फेल नहीं होते, पर रियलिटी में इतना हार्ड चेकिंग मुझे नहीं पता कि शायद 10 सालों में, तुम्हारे 15 सालों में एक आधे बच्चे की या बैक लगी और वो बिल्कुल ही सत्यानाश बच्चा होगा, बिल्कुल ही सत्यानाश, मतलब उसकी इंग्लिश भी बहुत खराब होगी लिखने वाली, इस लेवल का कोई बच्चा होगा जिसकी रहेगी होगी, वरना नहीं रहती, लोगों की बैक लगती है पर वो कुछ खुंदस ही होती है, या तो कोई उसकी मैनेजमेंट से खुंदस चढ़ गई, कोई ना कोई ऐसा कोई इशू हुआ है, या वो बच्चा कुछ ज्यादा ही वीक है, इस तरीके से तुम लोग क्लियर करके पहुंचे हो एंट्रेंस वगैरह, और अभी इतनी क्लासेस लगा ली, इतना पढ़ लिया है, तुम्हारे बीएचएमएस का भी अभी याद है तुम्हारी, तो कई लोग क्या होते हैं जो लेट जाते हैं, जैसे कि किसी को बीएचएमएस करे हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बाद लोग एमडी करने आते हैं, वहां पे उनको एमडी क्लियर करनी मुश्किल होती है क्योंकि उनका बेसिक्स भी उड़ चुका होता है ऐसे करने वाले, तो ये टेंशन मत लेना, तुम्हारा इतना स्टेटस होगा कि तुम पेपर लिख लोगे और वो आराम से उसमें पास करने लायक तुम्हें नंबर दे देंगे ऐसे करने वाले। अब तुम जो रिवाइज करोगे, तो मैं चाहती हूँ कि जब तुमको रिवाइज तो करना ही है, रिवाइज अभी कर लोगे क्योंकि इतनी जो क्लासेस लगाई हैं उसका तुम्हें फायदा हो जाएगा उसको पढ़ने का, तो एक कंसेप्ट बैठ जाता है दिमाग के अंदर, इतनी मेहनत करी है तो पेपर तो अच्छा होगा, वो तो उसकी मुझे नहीं है टेंशन, पर जब तुम पढ़ो तो रट के मत करना, पहली बात तो रटने वाले शायद ही कोई चीजें बताई है कोई, हाँ बस क्योंकि मैं थ्योरी तुमको इतना देती रही कि 4 पेज की 10 पेज की इतनी बड़ी कोई चीज की अगर थ्योरी है पढ़ने वाली, पॉइंट्स याद कर लेना जो हम हर किसी चीज को रिवाइज करने में करते हैं, और उस कहानी को जो भी तुमने टॉपिक पढ़ा है उसके अपने दिमाग में बस, जैसे मैंने तुमको अभी कहानी बताई उसको ऐसी सी किसी कहानी में कन्वर्ट कर लो ताकि वो चीज भूले ना उसके अंदर, तो बस अपने दिमाग में किसी तरीके से उस कहानी को जोड़ लेना, पिरो लेना सारे कंसेप्ट्स को उसके अंदर, यार ये होता था,
अब मैं जो कोई टॉपिक बताऊं, जैसे प्रोबेबिलिटी बताऊं, तो मैंने तुमको एक पेज लास्ट कल दिखाया था कि लास्ट में कि प्रोबेबिलिटी के 4-5 पॉइंट ऐसे करके। तो ये कोई भी जो तुम मोस्टली चीजों का वैसे तुमको मैंने बना के ही दिया वैसे तो। हाँ, ये देख, अब ये है मैंने इस टॉपिक का जो तुमको उस दिन दिखाया था डेफिनेशन, लिखो एग्जांपल में कुछ ये चीज समझाने की कोशिश करनी है, फिर इसके कोई लॉस थे, उस लॉस के बारे में एक एक जो तुम पढ़ोगे, फिर कोई टाइप्स कंडीशनल था या सब्जेक्टिव था या कोई व्यूज थे, 26 बस इतने में प्रोबेबिलिटी खत्म। हर चीज को मैंने खुद ही बना के दे दी है, कहीं तुम किसी के बीच में रह गई तो इसको खुद बनाना उस टॉपिक कि भाई ये पढ़ा था, इसका बस ये 4 लाइन, क्या मैं इसको 10 लाइनों के अंदर इसकी हेडिंग कहते हैं सुपर शॉर्ट नोट्स। ये जो है ना, अब मैंने 2 प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया, अब उसमें से मतलब फर्स्ट टाइम सुनोगे मतलब 50% समझ में आया होगा, 50% में तुम लिखने लगोगे तो उसकी मतलब अगर मैं तुमको 10 पेज दिखाए होंगे जिसमें से 5 तुम्हें समझ में आया, 5 में से तुम लिखने लगोगे तो तुम 2 पेज लिख पाओगे उसको अपनी कहानी में, वो भी बुक में जो लिखा है हेडिंग्स में और ये एग्जांपल्स में और एग्जैक्ट लिखना ये नहीं लिख पाओगे क्योंकि फर्स्ट टाइम जब तुम ऐसे करोगे, पर कुछ भी लिख पाओगे कि हाँ भाई ये हेडिंग्स को ही अगर तुम कवर कर लेते हो इस तरीके से। तो जो भी टॉपिक है उसको ऐसे पढ़ना कि भाई पढ़ लिया और उसके बाद ये 4 लाइनें लिख दी। अब तुम्हारे दिमाग में जो तुम क्योंकि उस दिन तुमको 3 बुक्स रिवाइज करनी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ोगे कितनी, बायोस्टैट्स भी पढ़ोगे, फिर जो तुम अभी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन भी पढ़ोगे, तो एक पेपर के लिए तुम्हें 3 बुक्स अगर खोल के देखनी पड़ रही है और इतने नोट्स हैं, बुक्स तो छोड़ो मैंने तुमको तो नोट्स ही दे दिए, लेकिन इतने जब खोल के देखने पड़ रहे हैं तो समरी नहीं होगी, मतलब वो रिवाइज ढंग से नहीं कर पाओगे। अगर ये होगा तो तुम ये सिर्फ इतना ही क्या 10 पेज में अगर तुम वो रिवाइज कर लोगे आराम से पेपर दे दोगे उसके अंदर और सही लिखे होगे हेडिंग। और जो पढ़ने वाला है ना, किसी को नहीं आता पेपर चेक करने वाले को, तुमको उससे ज्यादा आता है, वो नंबर देके जाएगा बस इस पेपर का। तो ठीक है, तो इतना उसमें नहीं करना, पर तुम हेडिंग से इस तरीके से इसको सेट करके लिख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, स्ट्रेस फ्री होके तुम्हारा पेपर दिया जाएगा। अच्छा ये लिख दिया, ये हेडिंग्स लिख दी, अब ये तुम पे है कि तुमने ये सुपर शॉर्ट नोट्स मतलब 10 पेज से ज्यादा तो तुम्हारा कुछ लगना नहीं चाहिए। 10 पेज के अंदर तुम्हारे आप जैसे ये लिख दिया 10 लाइनें, तुम एक पेज के, ये मेरा तरीका है एटलीस्ट, मैं क्या करती हूँ एक पेज लेती हूँ, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी इतना सा एरिया लेके 10 ये 2 हेडिंग्स लिख दी, दूसरा कोई टॉपिक ले लिया जैसे हाइपोथेसिस तो वो ले लिया, ठीक है। तो अब ये नहीं लिखा कि उसमें डेफिनेशन क्या है, इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि डेफिनेशन क्या है, टाइप्स के आगे क्या है ऐसे करके ये नहीं लिखा, बस ये लिखा कि हाँ यार डेफिनेशन थी इसकी कुछ, इसका मतलब डेफिनेशन अब अपने दिमाग में जो तुमने आती है, कोई वर्ड बाय वर्ड याद है तो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे कंसेप्ट वाइज तुम्हें याद होएगी यार, अकरेंस था बस, एटलीस्ट तुम उसको सेंटेंस में बना के लिखोगे, वहां पे रटी चीज याद नहीं होती। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतना मगअप करते हैं और उनको सेंटेंस पूरा याद रहता है, वरना कंसेप्ट याद रहता है, और कंसेप्ट तुम सही लिख देते हो चल जाता है इसके अंदर। तो ये उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है, क्योंकि 3 बुक्स को जब तुम करोगे और एक भले हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हो, वो तुमको अलग अलग होम्योपैथी वाली बुक्स जैसे तुमको सरकार बताई वो तुम पढ़ोगे, उसके बाद तुम उसमें से पढ़ोगे, तो रिवाइज कैसे करोगे यार, इतना सब कुछ एक दिन में रिवाइज नहीं होता, और शायद एक ये दिन 2 दिन फर्स्ट पेपर ही होता है आई थिंक, ये वाला ये अपना नहीं लास्ट होएगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो इतना, और तुमको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, 3 पेपर होने हैं उसके अंदर, तो उसका फास्ट तरीका यही है अभी, क्योंकि जब तुम सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तुमको ये चीज बनानी आसान है, अभी तुमने बना ली उसके बाद तो तुम सीधा पेपर में पढ़ोगे, बस एक बार रिवाइज होगा, मुझे नहीं लगता तुम इससे ज्यादा शायद रिवाइज कर पाओ इसके अंदर, तो ये एक जितना भी तुम पढ़ रहे हो सारा एक बार और रिवाइज होगा, और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट साथ में तैयार कर लेना, और उस दिन बस वो शॉर्ट नोट पढ़ना, मतलब जो चार्ट बने, और आराम से पेपर देना, टेंशन फ्री होकर, इतना स्ट्रेस मत देना इसके अंदर, ठीक है। इस पेपर का आप तुम स्ट्रेस देना छोड़ दो, अगर तुमने इतना सुन लिया है तो ये स्ट्रेस फ्री पेपर होने वाला है तुम्हारा।
इसके अंदर। उसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर तुम्हारा शॉर्ट नोट तैयार है तो तुम फटाफट रिवाइज कर सकते हो उसका। और कोई टॉपिक तुम्हें लगता है यार इसमें कुछ ज्यादा ही मुश्किल लगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कोई टॉपिक इतना कोई मुश्किल था, तुम कर लोगे इसके अंदर। जो इसके आगे जो मैं करवाने वाली हूँ वो थोड़े से मुश्किल है, और उसके आने के चांसेस भी जो अभी भी जो मैं करवा रही हूँ इसलिए तुम याद रहेगा तुम्हें। जो प्रोबेबिलिटी है आज हाइपोथेसिस और इस पर पढ़ते हैं अपने, और उसके बाद के आगे जो टेस्ट वगैरह हैं, इसलिए मैंने ये एक तरीके से ऑलमोस्ट लास्ट ही था, और यही क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे गए हैं इसके अंदर। तो ये फॉर्मूले या जो भी इसमें जो भी तुमको मैं करवाऊंगी इतना टेंस नहीं है। अब मीन मोड मीडियन याद करना हो तो एग्जांपल देके तो लिख सकते हो, और वो रेंज वेरिएंस एसडी डायग्राम बना के समझा लो, इतना तो उड़ जाएगा उनका दिमाग। लिखने पढ़ने वालों का भी इतना भी होता है, ऐसे करके फॉर्मूला लिख दिया उसके अंदर। तो इतना मत उसमें टेंस होना कि भाई एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड और ऐसा कैसा सही लिख के आना है जी। कंसेप्ट पता चल गया, उतना पढ़ लिया, एक आधा फॉर्मूला याद रख लिया, बस। उसके 4 तरीके हैं, जैसे किसी भी चीज को कोई निकालने के, हमने देखा था एसडी निकालने के डेटा के अकॉर्डिंग 4 फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, ये वो। इतना डेप्थ में मत जाना, ये तुम्हें बताने के लिए पढ़ाया मैंने कि भाई ऐसा होता है। जब प्रैक्टिकल तुम यूज करोगे जिसके अंदर होगा, जब तुम पेपर में देखने बैठे हो 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, तुम ये लिख दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले होते हैं जी, एक बेसिक सा फॉर्मूला ये है जी। बस जो भी तुम्हें उसमें याद है, जो कंसेप्ट जो तुम्हें याद है, बस एक फॉर्मूला, बस। इससे ज्यादा दिमाग पे बोझ मत डालना कि भाई डायरेक्ट मेथड के, क्योंकि तुमने मैंने लिखवाए हैं। मैंने जब मीन मॉड मीडियन उनको मैं करवाने क्वेश्चन लगवा रहे थे तो मैं तुमको बताया था, क्योंकि वो एक ही बार फर्स्ट टाइम अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो गया तभी तुम अगली बार उसको यूज करने लायक बचोगे। पेपर में लिखना है, एक लिख देना, बस एक। इसलिए उसमें बोझ मत लगाना। तो ये तरीका है उस पेपर को अटेम्प्ट करने का। इस तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, रिवीजन फास्ट, अटेम्प्टिंग फास्ट, और कुछ टेस्ट नहीं इसके अंदर। अब इतनी लगा ली तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी तुम रिवाइज करने लग जाओगे, और रिवाइज के बाद में फिर ये अभी जो कर पाए तो कर पाए, फिर उसके बाद में नहीं होता लास्ट में कि भाई वर्ड बाय वर्ड सब कुछ रिवाइज कर लो। 100% रिवीजन, क्योंकि आई डोंट नो अब हो गई है 28। अगर तुम्हारे एक हफ्ते में डेट शीट आ जाए और बोले कि 24 से पेपर है, तो क्या करोगे? भागा दौड़ी में रिवीजन भी नहीं हुई। अगर लेट हो गए तो बात अलग है, मतलब लेट मतलब जून में हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं अभी तो कुछ पता भी नहीं है। तो लेकिन अगर ऐसा हो कि पेपर डेट शीट आ जाए और तुम कर रहे हो, तो तुमको मैं ये रिवीजन का तरीका बताया, इस तरीके से करना। इस तरीके से रिवाइज हो जाएगा फटाफट, वर्ड बाय वर्ड भी नहीं होगा, और ये शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुम इतना लिख के आओगे आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर टाइम मिल रहा है तो बात अलग है कि हाँ भाई डेट शीट ही नहीं आई, क्योंकि डेट शीट हमारे सिर पे 1 हफ्ता पहले मारी थी। पेपर हमारे मतलब 1 हफ्ता पहले में था। कैसे करना है रिवाइज बेटा बताया भी मैंने कि भाई पूरा जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो उसको ये 4-5 लाइनों में लिख दो। ऑलमोस्ट मैंने ये शॉर्ट नोट शॉर्ट में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, दिया हुआ है। आई डोंट नो कि दिख रहा है की डेफिनेशन, एग्जांपल, उसके क्या लॉज थे, टाइप से यूज थे, ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने, पूरे टॉपिक को कन्वर्ट करने का तरीका। अब तुमको क्योंकि तुमने 2 लेक्चर सुन लिए, किसी कोई आधी चीज सुनी या आधी चीज नहीं सुनी, उनको तुमको एक एक डेप्थ में ये चीज नहीं याद, अगर इसके आगे क्या लिखना था, इसके आगे क्या लिखना था, इसके आगे क्या लिखना था, इतना नहीं याद रहा। तो लेकिन जब तुम पढ़ोगे, मतलब जैसे कि तुम जब स्टार्ट करोगे, तुम ये टॉपिक दोबारा उसमें देखोगे तो उसके लास्ट में इतना सारा जो ये समरी है साथ ही साथ बना लेना। इसमें से कोई चीज तुमको याद रहेगी जब तुम अब जैसे तुम पढ़ोगे तो एडिशनल वाला तुम पूरा याद रटोगे कैसे? क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि एडिशनल मेथड लिखो, वहां पे अगर प्रोबेबिलिटी लिखो, तो जो प्रोबेबिलिटी लिखो तुम लिख सकते हो। अब सारा कुछ लिखने में क्वेश्चन टाइम करके याद करने लिखते रहोगे तो भी पेज भर गया। तो इससे एडिशनल मेथड 3 पेज में या 5 पेज में सारा रटने की जरूरत नहीं है। तुमको बस याद है कि एडिशन करते हुए सारी प्रोबेबिलिटी जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई होती है, कौन से केस में होती है, बस उसको 3 या 4 लाइनों में समझ लिया बस उसके अंदर। तो इसलिए ये एक टाइप बता रही हूँ, क्योंकि करवाया ही था मैंने। तो ऐसे जब भी कोई तुम टॉपिक पढ़ो तो उसको लास्ट में इस लेवल तक ले आओ कि तुम उसको इतना समराइज करके रखो। ये है उसको रिवाइज करने का तरीका। ये रिवीजन में शॉर्ट नोट, उसके बाद अब अपने पास कितने टॉपिक होंगे, 4 टॉपिक। तो ये
5 पेज के अंदर छोटे 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 छोटे, एक पेज के अंदर कॉर्नर में इतना सा लिख लिया भैया, तुमने पेज है तो उसके अंदर मैंने, अगर पूरा पेज है तो उसके अंदर मैंने कॉर्नर में ये सारा लिखा, तो उसके बाद पेज के कॉर्नर में लिख दिया प्रोबेबिलिटी, दूसरा टॉपिक लिया मैंने लिख दिया, दूसरा टॉपिक हाइपोथेसिस, तीसरा टॉपिक जो लिया, तो इस तरीके से 5 लाइनें 5 पेज में 6 पेज के अंदर तुम्हारे सारे टॉपिक्स का शॉर्ट याद हो गया। अब चूंकि वो देखोगे डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट शॉर्ट तुम्हारे, अब जब तुम सेकंड टाइम जो रिप्लाई करने लगोगे तो इस लेवल तक अपनी चीज को ले आना। 3 बुक्स पढ़नी है एक पेपर के लिए, तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे उसके अंदर। उसके बाद में तुम देखना कि भाई जो जब तुम ये इस लेवल तक ले आए उसके अंदर, क्योंकि ये अभी बन सकता है, एक टॉपिक पढ़ा और इस लेवल तक आज ही आ सकता है, उसके बाद तुम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तुम इसको समराइज नहीं कर पाओगे। कई चीजों की समरी मैंने दे रखी है, कई चीजों की नहीं दी है, ठीक है, और इस लेवल लाके उसको रिवाइज करना। फास्ट रिवीजन करना भी शुरू कर दो, उठा लो क्योंकि किताबें अभी रिवीजन वाली उसके अंदर जो मेरी क्लास है जब लग रही है नया टॉपिक तब उसमें कर लो। जैसे कि मैं हाइपोथेसिस बताऊंगी, कुछ बताऊंगी, ज्यादा नहीं बची है अभी क्लासेस, तो रिवीजन उठाना हो फटाफट शुरू कर लो उसके अंदर, लेट मत करो क्योंकि एग्जाम कभी भी सिर पे पड़ेगा। हमारे को एक हफ्ता पहले बताया था, एक हफ्ते में तो हम अपनी क्लिनिक बंद करके सामान उठा के पहुंच ही पाए थे। क्लिनिक बंद करना, पेशेंट्स को बोलना कि भाई पेपर है, एक हफ्ता में नहीं मिलूंगा, एक हफ्ता क्या 15 दिन ही लग जाते हैं उसके अंदर करते करते। एक हफ्ते में तो पेपर होंगे, तुम लास्ट डे तक, अगर तुम्हारा मंडे को पेपर है, तुम सैटरडे शाम तक क्लिनिक बंद करके जा रहे हो और कह रहे हो कि भाई अगले एक हफ्ते, क्योंकि पेपर 3 पेपर होंगे, एक एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी, हफ्ता लग गया, एक हफ्ते की क्लिनिक बंद है, तो तुम सैटरडे को सारे पेशेंट्स को बोल के जाओगे कि भाई एक हफ्ते बाद आना, उनको एक हफ्ते से पहले तैयारी कर रहे होगे। जो मंडे को आया उसको बोलोगे कि भाई ये 7 दिन और अगले इस 7 दिन में तो मिलूंगा, अगले 7 दिनों में पेपर है, वो मतलब उसके बाद में 15 दिन के बाद मिलूंगा। तो जो ये लास्ट का एक हफ्ता होएगा, जब तुम्हारी बाई चांस डेटशीट आ गई, तुम्हारे को 15 दिन पहले बताया या एक हफ्ता पहले पता चला, तो तुम अपनी क्लिनिक से नहीं संभाल पाओगे और इतने में रिवीजन नहीं होगी, या तो क्लिनिक्स बंद कर दो, और ऐसा मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए उसको भी रात को रिवाइज करना शुरू कर दो, इस लेवल पे ले आओ, क्योंकि उस टाइम भागा दौड़ी मचेगी, आने जाने का ये और वो, अगर तुम लोकलाइट नहीं हो तो पेशेंट्स के साथ में रिवीजन नहीं हुई, बहुत मुश्किल हो जाता था, हम भागे थे बड़ी मुश्किल से। तो रिवीजन अभी फुल, जितना भी तुमको सुबह का टाइम रात का टाइम जो मिले उसमें फुल लेवल तक रिवीजन कर लो, इतने शॉर्ट नोट पे ले आओ और 2 दिन में तुम उसको एक दिन की छुट्टी के अंदर ही सारा रिवाइज करके पेपर देना, पास हो जाओगे। ये तो मैं बता रही हूँ, पास होने की टेंशन से मत करना कि भाई पास नहीं होने वाले, पास तुम हो जाओगे, लेकिन जब तुम रिवाइज करोगे उसका फायदा उठा लो, रिवाइज करना, ठीक है। लो आधा घंटा तुमको तो पेपर देने के लिए बताया मैंने। अब करते हैं हाइपोथेसिस। अच्छा हाँ, एग्जांपल तो जो तुम्हें बता रही थी मैं, अब जो मैंने बताया कि क्वेश्चन ये है कि भाई यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लेके चले कि पेपर कब हो रहा है, तो 3-4 जब तुम 15 लोगों से पूछा गया, 15 लोगों ने 4 तरीके के व्यूज दिए, भाई पेपर मई में हो रही थी, दूसरा कहता है जून में हो रही है, कहता है कि आधा एक पेपर मई में होगा जी, 2 पेपर मई में होंगे, 1 जून में होगा, ऐसे होगा, और तीसरा कह रहा पता नहीं। तो इस तरीके से वोटिंग डलवा ली, और वोटिंग डलवाने के बाद में हो गया कि भाई क्या डिसाइड करो, क्या आंसर दो। पता चले रियलिटी कुछ हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन सबने 4 जो रीजंस दिए थे, जिसने उसने अपने उसके पीछे कोई लॉजिक था, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग। एक भाई उन्होंने बोला मई में, क्योंकि भाई आज तक जितने पुराने पेपर डेटशीट देखिए उन सबके मई में थे जी, ठीक है। दूसरे ने बोला कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जून में भी हो सकता है, अभी तक डेटशीट आई नहीं, कम से कम 10 दिन तो देंगे, 15 दिन तो देंगे हमें, और महीना तो देंगे, फिर बताएंगे तो उसके बाद होगा, तो जून में होगा जी, अभी कुछ नहीं पता, ऐसे करके। तो सबने अपने अपने लॉजिक दिए, ठीक है। तो जो सवाल लेके चले वो तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो गया कि भाई पेपर कब आना है, पेपर कब है, तो ये हो गया रिसर्च क्वेश्चन। उसके लिए जो व्यूज आ गए, अब वो 4 तरीके के थे, ठीक है। तो हम क्या लेके देख चलते हैं, प्रैक्टिकली हम क्या लेके उसमें चलते हैं। उसके बाद जैसे 4 व्यूज है, उसकी हमने वोटिंग डलवाई, वोटिंग डलवाने के बाद ज्यादा वोट किसको दिए थे वो बात मान लेते हैं कि चलो ठीक है ये वाली बात, पर रियलिटी भले क्या है हमें नहीं पता उसके बारे में कि सच क्या होगा, क्योंकि हो सकता है किसी का लॉजिक काम ना किया हो। लेकिन क्योंकि 4 लोगों ने जो भी हमारे 4 टोटल व्यूज थे, उसने पीछे कोई ना कोई लॉजिक लगाया, पीछे से कोई एक्सपीरियंस लेके उस अपनी बात को रखा, तो चांसेस है कि रेयर ही चांसेस है कि भाई
कोई 2 महीने बाद ही पेपर हुआ है, 4 महीने बाद ही हो गए, तो किसी ने सोचा ही नहीं था। वो एक रेयर चांसेस होता है, ज्यादातर यही होता है कि हम कोई ना कोई तीनों में से या चारों में से कोई ना कोई का तो आंसर रियलिटी के पास मिलेगा ही कि हाँ भाई पेपर तब हुआ और इसने बोला था, ऐसा लॉजिक लगाया था और इसकी बात सच होगी। अब वो बात हुई कि जो सवाल था वो रिसर्च क्वेश्चन था, जो व्यूज थे वो हमारी हाइपोथेसिस है। एक तरीके से हाइपोथेसिस के ऊपर हमने हर एक हाइपोथेसिस के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी उठाई, मतलब वोटिंग डलवाई और उससे हमने आंसर लिया। अब जो हम करते हैं इन रियल लाइफ, जो स्टैट्स में जो हम इसमें करते हैं रिसर्च में, वो 2 व्यूज लेके चलते हैं, हाँ और ना का। मतलब मेरी मेडिसिन इस पेशेंट को ठीक करेगी, मेरी मेडिसिन इस पेशेंट को ठीक नहीं करेगी। तो जो वो और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं वर्ड हाइपोथेसिस बोल रही हूँ इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक तरीके का ख्याल, एक तरीके का अंदाजा, जिसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, बिना लॉजिक्स के नहीं बनती है कोई। बिना लॉजिक्स के जो बनती है उसे कहते हैं अनसाइंटिफिक हाइपोथेसिस। तो अनसाइंटिफिक हाइपोथेसिस मतलब नहीं है उस चीज का। जैसे कहा सर ने एग्जांपल दिया था कि मोस्टली हाइपोथेसिस को ऐसे बोला जाता है जिसको नापा जा सके। नापा जा सके मतलब जैसे कि हमने बोला कि भाई 4 व्यूज रखे हैं और 4 अलग अलग लोगों ने 15 लोगों ने में से वोटिंग डाली गई एक तरीके से, तो वो उस बात को सपोर्ट करने के लिए 4 लोगों ने वोट दे दिया, 5 लोगों ने वोट दिया, 6 लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन वो बात क्रिएट कैसे हुई? जैसे उन्होंने बोला कि भाई मई में पेपर होंगे, तो मई में पेपर क्यों होंगे जी? 5 लोग ये बात बोल रहे हैं जी मई में पेपर होंगे ऐसे करके। लेकिन क्यों ऐसा, तुम क्यों बोल रहे हो, क्या आधार है इस बात का? तो कहेंगे कि भाई ये आधार ये है कि आज तक पिछले 5 सालों में अगर हम डेट शीट निकालें तो मई में हुए थे जी। तो उनका आधार, उनका लॉजिक पुराना एक्सपीरियंस है। अब उन्होंने बोला कि कोई दूसरा ग्रुप बोल रहे थे जून में होंगे, उन्होंने कोई आधार दे दिया, ठीक है। तो कोई आधार है जिसके अकॉर्डिंग तुम ये बोल रहे हो। एक और तुम चौथा व्यू ये बोल रहा है जी मई जून, आधा मई में होगा जी, आधा जून में होगा जी, क्योंकि पेपर पे लिखा होता है मई जून। तो उसका भी एक लॉजिक है, ये भी हो सकता है। और जो चौथा बंदा है वो कोई और ही लॉजिक दे कि नहीं मैडम जी ये तो सब ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं, मेरा वहां जानकारी है उसके अंदर जहाँ जिसने डेट शीट बनानी है वो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद होंगे। उसने अपना दिखाया कि सोर्स की भी मेरे को ज्यादा इनर नॉलेज है। तो ये 4 व्यूज हो गए, चारों ने अपने अपने लॉजिक दे दिए, अपने अपने सपोर्ट दे दिया। और उसके बाद में अब लेकिन वो एक ही बंदा था जिसने बोला कि है तो एक ही बंदे का वो कि मेरा तो कांटेक्ट है और मेरे को पता चला असली बात ये है। तो 14 बच्चों ने अगर जो बात बोली हुई है वो 2 व्यूज में डिवाइड हुई, 3 व्यूज में डिवाइड हुई, सब नलीफाई होगी अगर सच ये निकल आया तो ये वाली। तो रेफरेंस पॉइंट उसका बहुत स्ट्रांग हो गया। तो ये सारी कहानी प्रैक्टिकल एग्जांपल को अगर इसको हाइपोथेसिस के साथ जोड़ें, वो ये होता है कि हाइपोथेसिस ज्यादातर हम उसमें 2 तरीके के लेते हैं कि जो मैं मेडिसिन मेरी इसको ठीक करेगी या नहीं करेगी, या कुछ और भी हो सकती है। तो जो मेरी मेडिसिन इसको ठीक नहीं करेगी, मेरी मेडिसिन कोई स्पेशल नहीं है, मेरी मेडिसिन बस आम कोई मेडिसिन है तो कुछ खास नहीं है, ऐसे इसको बोलते हैं नल। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नई मेडिसिन ने कोई चमत्कार नहीं किया है, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसके अलावा मेरी मेडिसिन इसको ठीक करेगी या इतना ठीक करेगी या ये भी ठीक करेगी, इसका ये भी ठीक करेगी, जो भी मतलब, तो जो उसके अलावा ऑप्शंस बनेंगे उसे कहते हैं अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव के अलावा भी और भी होती हैं, मतलब हाइपोथेसिस के अंदर। और एक केस के अंदर तुम एक हाइपोथेसिस नहीं 2 हाइपोथेसिस भी लेके, 2 तो चलती है, एक नल वाली और अल्टरनेटिव वाली तो लेके चलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी लेके जा सकते हैं, जो ज्यादातर हम नहीं लेते। हम इतना ही बेसिक्स रखते हैं कि भाई इतना ही, हम 2 ही लेके चलेंगे और धीरे दोनों के लिए सबूत इकट्ठे करेंगे, वोटिंग डालेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें से सामान इकट्ठा करेंगे, सैंपल में हम देखेंगे हमारे टेस्ट में हमारे पेशेंट्स ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया, वो नल वाली बात सिद्ध करता है या अल्टरनेटिव बात सिद्ध करता है, बस वोटिंग डालेंगे उसकी। तो पेशेंट्स हमारे को जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो हमारे दोनों हाइपोथेसिस के को सपोर्ट देने के लिए वोटिंग मिल रही है हमें, इसको वोट कर रहा है या इसको वोट कर रहा है, वो वाली बात है। तो नल को समझने के लिए और ये कहा जाता है कि भाई इसको, क्योंकि मैं तुमको आज बिल्कुल ही बेसिक लेवल की मतलब समझा रही हूँ, उसके अंदर पेपर में कैसे लिखना है या उसके स्क्रीनशॉट या लैंग्वेज में तुमको दे दूंगी इसको। जैसे कि कोर्ट में जब केस चलता है तो
मुजरिम लेके गए तो कि भाई इसने चोरी करी है, पुलिस पकड़ के लाती है कि भाई इस बंदे ने चोरी करी है, तो केस चलता है उस बंदे पे, और दूसरी पार्टी मतलब पुलिस क्या होती है, पुलिस इल्जाम लगाने वाली पार्टी नहीं होती, इल्जाम कोई और लगाता है जिसके घर चोरी हुई है, वो जाता है पुलिस के पास में कि मेरे घर चोरी हुई है, चोरी करने वाले तुम चोर ढूंढो, या मेरे को शक है इस बंदे पे, उसको पकड़ के लेके आओ, ऐसे करके। तो दोनों ही चीज में पुलिस उसको पकड़ के लेने वाली, पकड़ के लेने, तो एक पार्टी जो इल्जाम लगा रही है और जिस पे लगा है, भले उस पे लगा इल्जाम, पुलिस ने इसने लगवा दिया, या पुलिस को शक था और पुलिस ढूंढने लगी और पता चला कि चोरी है और वो पुलिस पकड़ के ले आई। तो अब ये जो बंदा है, भले आया कहीं से, भले इस बंदे के रेफरेंस से आया, भले पुलिस ने सर्च करी और उसमें से मिला, तो अब क्या करते हैं ये दोनों जने जब कोर्ट में जाते हैं, तो एक कहता है कि भाई ये चोर है, और ये खुद तो कहेगा कि मैं तो चोर नहीं हूँ, सीधी सी बात, ये तो यही आएगा। अब कोर्ट में क्या केस चलता है, कोर्ट में कहा जाता है कि ये चोर नहीं है, तुम सिद्ध करो कि ये चोर है। जब तक तुम इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ये चोर है, इसको सजा नहीं होगी। तो चोरी करने वाला जो चोर होता है वो रिलैक्स होता है एक तरीके से। जो मुजरिम है उसको कहा जाता है कि जब तक इसका गुनाह सिद्ध नहीं होता, तुम सबूतों से ये ना सिद्ध कर दो कि इसने चोरी करी है, तब तक इसको तुम सजा नहीं दे सकते। तो इन कोर्ट ये कहा जाता है कि भाई ये जो पर्सन है ये नॉट गिल्टी, इज नॉट गिल्टी, इसने कुछ नहीं किया, तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो, सिद्ध करो, सबूत लाओ। तो जो ये पर्सन है जो आराम से रिलैक्स बैठा है, इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस, कि भाई इसने कुछ नहीं किया, और सबूत इकट्ठे करते हैं हम अपनी बात को इसको प्रूव करने के लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं वो है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि हम हमारी मेडिसिन ठीक नहीं करती जी, हम पेशेंट देते हैं, हमारे होम्योपैथी और एलोपैथी में क्वेश्चन अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, इसमें इस पूरे केस में क्या रिसर्च क्वेश्चन था, चोर कौन। हमारे केस में हमारी जो मेडिसिन है, जिस डिजीज को हम लेके चल रहे हैं, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा, उस रिसर्च क्वेश्चन के लिए हम एक नल हाइपोथेसिस होगी, एक अल्टरनेटिव होगी। नाम रखे हैं बस, उसका और कुछ नहीं है। नल का मतलब जीरो, उसमें कोई फर्क नहीं है सच्चाई में, मतलब सच्चाई में कि भाई जो नई मेडिसिन आई है या पुरानी आई है ये ठीक ठूक नहीं करती, यही इसका नाम रख दिया गया नल। तुम उसको ए बोल लो, बी बोलो, जेड बोल दो, कुछ भी बोल लो, जो भी बोलना बोल दो, उसका नाम रख दिया गया नल। नल को इसलिए बोला गया कि सारी दुनिया एक तरीके से एक लैंग्वेज में समझने लग जाए कि नल है, इसका मतलब ये कोई नो डिफरेंस वाली चीज जो है उसको नल बोला गया। लेकिन जहां डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, जिस बात को सिद्ध करने के लिए हम सबूत ढूंढ रहे हैं, उसको बोला गया अल्टरनेटिव एक तरीके से। तो ये उसका, अरे यार तो रिकॉर्डिंग नहीं करी, चलो कोई बात नहीं। तो ये उसका तरीका है उस बात को समझने का। अरे एक सेकेंड, कोई बात नहीं, जब दोबारा बताऊंगी इसके अंदर जो केसेस में बताऊंगी। तो हाँ, तो ये है अल्टरनेटिव इसके अंदर कि भाई सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं हमें इस बात को प्रूव करने के लिए। तो हमारी मेडिसिन ठीक नहीं करती हैं, इसकी क्या रेंज ली जाती है, जो तुमको मैंने प्रोबेबिलिटी बताया, तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बताया और बताया कि भाई अगर 95% हमको एक लेके चलते हैं हम एरिया कि 68% 1SD में होता है, 95% 2SD में होता है, तो मैक्सिमम, और हम ये लेके चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो हम अब ये करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये अल्टरनेटिव को इकट्ठा करने के लिए मेडिकल साइंस में कहा जाता है 95% से ज्यादा अगर केस मिलते हैं, 95% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है, तो उस मेडिसिन का इफेक्टिवनेस मिनिमम 95%, वरना कई और भी सेंसिटिव होती हैं, जैसे कि कोई टॉक्सिन्स हैं या कोई इंजेक्शंस हैं या कुछ भी, उसको 99% तक के एरिया को नलीफाई माना जाता है कि 99% से ज्यादा अगर सबूत मिले तो बोला जाएगा अल्टरनेटिव पास होगी जी। अगर 99% से कम के बीच में कोई भी सबूत मिल रहा है तो नहीं रहा, जैसे कि 100 केस दिए, अगर 99 केस ठीक हो गए तो मानेंगे ये काम करती है, 98 हो गए, 97 हो गए, हम नहीं मान रहे ये वाला। तो उसको एज ए फ्रीक्वेंसी, एज ए नंबर मत सोचो, बस उसका एक प्रोबेबिलिटी लेवल
किया जाता है। तो मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में, क्योंकि बहुत सेंसिटिव साइंस है, क्योंकि जो तुमने निकाल दिया, तुम 100 लोगों पे जो बात कर रहे हो वो आगे हजार लाखों लोगों पे साबित होने वाली है, उस पे लगने वाली है। तो अगर गलती हो गई इसके अंदर कि भाई बाई चांस जिन 100 लोगों को तुमने लिया था वो पर्टिकुलर टाइप, उस पे तो उसी मतलब वो मेडिसिन काम करेगी, मे बी किसी भी अलग वजह से। मान लिया कि तुमने उनको, डायबिटिक्स थे 100 बंदे और उनको तुमने कोई मेडिसिन दी और उस 100 बंदों में से 98-95 लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और पता चला जिस एरिया से तुम उठा के लाए थे, उन 100 बंदों को इकट्ठा किया था, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की डायबिटिक जीन पाया जाता है, या डायबिटिक वो वाली नहीं है, सम कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में, या उनको डायबिटीज के साथ में कुछ और भी था, मे बी उनको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर था, या मे बी उनको कुछ भी नहीं था, फंक्शनल कोई प्रॉब्लम थी, मे बी सारे लोग जिम जाने वाले थे, मे बी सारे लोग 30 साल से छोटे थे, कुछ भी ऐसा था। तो उससे 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 क्या हुआ कि तुमने जिन लोगों 100 लोगों का सैंपल लिया, पीछे एक हिडन फैक्टर था जो तुम्हारी मेडिसिन को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से 95% लोग या 98% जो लोग थे वो ठीक हो गए। और तुम ये कह रहे हो मेरी मेडिसिन ने ठीक किया है, ये नहीं नोट कर रहे कि भाई तुम्हारी मेडिसिन अगर और नए लोग इकट्ठे किए जाएं, 100 लोग किसी और जगह से, क्या सेम रिजल्ट रिपीट होगा? क्या उसमें भी 95 लोग ठीक हो जाएंगे? तीसरा सैंपल किसी और जगह से लो, फिर से वो रिपीट होएंगे। तो ये रिपीट होना है कि जो तुम्हारा रिपोर्ट, जो हमारे केसेस रिपीट हो रहे हैं उसके अंदर, ये होता है सिग्निफिकेंस लेवल, कि भाई इतनी बड़ी, इतनी मजबूती से बात है कि तुम कहीं से सैंपल उठा लेना, कहीं से भी कर लेना, ये जो रिजल्ट आया ये सब पे लागू होने वाला है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ, तुम्हारे केस उसके सैंपल की, तुम्हारे रिसर्च की, इसे कहा जाता है कि इतना सिग्निफिकेंस लेवल है इस चीज का कि भाई तुम 95% ज्यादा तुम सिग्निफिकेंस लेके चले थे कि 95% लोगों से ज्यादा ठीक होएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस लेवल मैं 95 लेके चला था और देखा है मेरे मतलब जो इंपॉर्टेंस लेके चली हूँ मैं उसकी 96 पेशेंट ठीक हो गए। और अगर इसको किसी और सैंपल पे लगाया जाएगा तो वहां पे भी 96 ही ठीक होंगे, मतलब 95 से ज्यादा ही ठीक होंगे, कहीं भी ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर बाय चांस देखा गया कि किसी और सैंपल में निकाला, किसी और जगह निकाला, तो कोई और 100 लोग इकट्ठे किए और वहां देखा गया कि 94 ही ठीक हुए थे, 92 ही ठीक हुए थे, 90 ही ठीक हुए थे, तो ये कहा जाता है कि जो तुमको रिजल्ट मिला था वो किसी हिडन फैक्टर की वजह से मिला था। ऐसा नहीं था कि तुमने कुछ गलत कर दिया, तुम्हारे रिजल्ट्स ठीक हैं, लेकिन ये क्लेम करना कि ये मेडिसिन ने ठीक किया था, अकेला मेडिसिन ने ठीक किया था, ये बात गलत है। एक हिडन फैक्टर को करोगे तो उसको कहा जाता है सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर मतलब कि भाई सैंपल में कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से दिख ऐसा रहा था कि मेडिसिन ने ठीक किया और ये प्रॉब्लम आई। तो वर्ड हम ये, क्योंकि तीनों चारों कंसेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं इसके अंदर, कि भाई हाइपोथेसिस लेते हैं, अल्टरनेटिव नल लेते हैं, नल के उसके बाद में एरर आने के चांसेस होते हैं, और ये जो एरर होता है इस टाइप का, इसे बोलते हैं सैंपलिंग एरर। और बोला जाता है कि मान लिया कि अभी मैंने तुमको बोला कि 95% हम कॉन्फिडेंस पहले लेके चलते हैं, कॉन्फिडेंस जो लिमिट होती है हमारी, ये हम पहले लेके चलते हैं। जब हम वो डिसाइड कैसे करते हैं, जो हम पुरानी रिसर्चेस पढ़ते हैं, वो जो सबूत इकट्ठे करते हैं मेरे इस बात का कि मैं हाइपोथेसिस ये नल वाली ये लूंगा, अल्टरनेटिव वाली ये लूंगा, और मैं परसेंटेज लेवल जो कॉन्फिडेंस लेवल 95% लेके चलूंगा। ये कहाँ से आता है सारा कुछ? जो पहले वाली पढ़ी है उनसे आता है, कि पता चल रहा है कि यार ये सल्फर अगर मैं इस केस में दे रहा हूँ तो सल्फर के अंदर मान लिया स्किन डिजीज को लेके चले उसके अंदर कि भाई सल्फर के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, तो पुरानी पढ़ी हुई थी उसमें देखा कि हाँ तो ऐसा होता है। माला सोरेसिस लेके चले तो उसके अंदर का कि सल्फर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अब मैं करके देखती हूँ उसमें कोई पोटेंशियल चीज करती हूँ, रिपीटेशन करती है, जैसा भी तुमने बनाया उसका डिजाइन बनाया और तुम उसको लेके चल रहे हो, लेकिन तुमको कॉन्फिडेंस है कि यार ये ना ठीक है। पहले वाले केसेस में भी देखा तो मैं इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो 97 लेके चलूँ, 99 लेके चलूंगी, तो मेरे केसेस उसमें ठीक होंगे। तो क्योंकि जितना तुम हाईएस्ट उसमें लेके चलते हो अपना कॉन्फिडेंस लेवल 99 पे ले जाओ और तुम प्रूव कर दो, बोला बैंग ऑन, तुम्हारी स्टडी इतनी स्ट्रांग है ऐसे वाली। तो मेडिकल साइंसेज में 95, 99 ये ज्यादातर लेके चलते हैं, 97 भी लेके चलते हैं, इस जगह ले सकते हो कुछ भी, मतलब बीच में भी कुछ ले सकते हो, 98 या 96 या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मोस्टली
क्योंकि सबको कैलकुलेशन करनी आसान है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं और सब कुछ उसका जो डिजाइन तैयार है ऑलरेडी जो सब कुछ का, तो इसलिए सेटअप बना हुआ है 95 का 99 का, इस वजह से ये दो चीजों का बोला जाता है। तो उसका कहते हैं कि भी प्रोबेबिलिटी लेवल 0.05 लेके चल रहे हैं 95 के लिए, 0.001 लेके चल रहे हैं। अब 99 केसेस में जो एक केस रह गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100 में से 99 लोग ठीक हो जाएंगे, ना ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ना ठीक होने की 1। तो जो ना ठीक होने वाली प्रोबेबिलिटी लेके जाया जाता है कि भाई 100 में से कोई एक केस ही ना ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है, 99 तो होंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी तुमको इसलिए पढ़ाई थी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब तो हम ना ठीक होने की प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं हमारे किसके साथ, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी लेवल 0.001 या 0.05 कि भाई 100 में से 5 केस होंगे जो ठीक नहीं होंगे, बाकी 95 मैं ठीक कर दूंगा। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी लेवल। और जो तुमने 95 पे लगाया है इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, जो बोला था रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये रिजेक्शन ये आएगा, इसके इधर उधर रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा, अल्टरनेटिव। ऑलमोस्ट तुमको मैंने बताया था, वापस मैं ड्रॉ करके बता दूंगी। अभी तक जो मैंने बोला ये कुछ सेंस बना, क्योंकि इसको मैं थ्योरी में कन्वर्ट करके और तुमको एग्जांपल में बताऊंगी, लेकिन बेसिक लैंग्वेज समझ आई। तो आगे बताओ बाकी बताओ। मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में डालने की कोशिश करी है, क्योंकि थ्योरी इसकी सीधी सीधी है, थ्योरी इसकी बिल्कुल सीधी सीधी सी थ्योरी है, उसको मैं लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगी। अरे ध्यान क्यों नहीं रहता है तो कुछ करेंगे। Yes. Hypothesis is a proposed explanation for a phenomena. इजी सी चीज कि तुम एक प्रपोज कर रहे हो, एक ख्याल दे रहे हो एक फिनोमिना के बारे में, फिनोमिना के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में तुम एक ख्याल या एक्सप्लेनेशन जो दे सकते हैं, भाई ये कहा जा सकता है इसके बारे में, ये वाला एक तरीके से ये होता है डेफिनेशन, एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग बट हैज नॉट येट बीन फाउंड टू बी ट्रू और करेक्ट, इसे बोला गया। हमें पता नहीं, अगर बात पता ही हो कि हाँ बात ये तो सच है, हम ढूंढ ही क्या रहे, अब पता ही कि पेपर डेटशीट आएगी या कंफर्म है कहीं से कोई बात, तो फिर हम सवाल क्या इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो सवाल है और उसका आंसर हमें पता नहीं, और उसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, और वो ऐसे होंगे जिसको मतलब ट्रू या उसको सच है या झूठ है उसके लिए हम काम करेंगे। कोई ऐसी चीज जिसका सच या झूठ पता ही नहीं किया जा सकता उसे हाइपोथेसिस नहीं बोलेंगे। जैसे कि ये बोला कि भाई अब 15 लोग थे, 15 लोगों का मतलब वोटिंग डलवा दी गई, ऐसा कोई कुछ हो, मैं एग्जांपल क्या दूंगा तुमको, कि जिसका सच पता ही नहीं किया जा सकता जिस बात का, उसको हाइपोथेसिस नहीं बोला जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं ये टेस्टेबल होनी चाहिए, इसको टेस्ट किया जा सकता हो। अब कोई जैसे कि हम मेडिसिन में करते हैं, मेडिकल अपनी साइंस में करते हैं कि हम मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन का देखते हैं कि भाई ये ठीक करती है या नहीं करती, क्योंकि हम देख रहे हैं, सामने सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि ठीक करती है नहीं करती, रिपोर्ट्स में चेंज आएगा। ऐसा कुछ अगर हो, मे बी इसका एग्जांपल हो सकता है वाइटलिटी वाला, कि हमारी मेडिसिन वाइटलिटी पे काम करती है। आप सबूत कैसे इकट्ठे करोगे इस बात के? मे बी आई थिंक ये एग्जांपल होना चाहिए, सही है कि भाई कैसे सबूत इकट्ठे करोगे उस चीज के, तो उस हाइपोथेसिस को तुम प्रूव कैसे करोगे? तो क्योंकि जिस चीज का टेस्ट नहीं हो सकता, प्रूव नहीं हो सकता, उसको हम हाइपोथेसिस लेके नहीं चल सकते।
क्योंकि उसको प्रूव करने के तरीके ही नहीं हमारे पास, आज नहीं है, मे बी कल हो, तो कल को हाइपोथेसिस किसी केस में यूज हो सकती हो, वो एक ख्याल के रूप में रह जाएगी, एक प्रपोज्ड अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाली, जिसका टेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी कंफर्मेशन नहीं चेक की जा सकती, उनको हम क्वेश्चंस लेके नहीं चलते। मे बी कोई अलग तरीका हो, मे बी जैसे बायसियन थ्योरम है, एक्सपीरियंस से, तो ये जो हाइपोथेसिस जो होती हैं, जो मैंने कल भी जैसे तुमको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, तो उसमें देखा था, तो फ्रीक्वेंसी वाला व्यू था, उसमें लिखा था कि फ्रीक्वेंटिस्ट हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए यूज होती है, लेकिन जो बायसियन होती है उसमें हाइपोथेसिस लेके नहीं चला जाता, उसमें एक्सपीरियंस होता है कि ओवर द ईयर्स जो जिस बात का एक्सपीरियंस मिल रहा है वो बायसियन थ्योरम उसको कन्वर्ट करती है, उसमें हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो रही होती, हाइपोथेसिस लेके नहीं चले। फ्रीक्वेंसी वाले हम वोट इकट्ठा कर रहे हैं, कोई ख्याल लेके चलोगे जिसपे वोटिंग इकट्ठी कर रहे हैं, अब जिसपे वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, लोगों को अपना एक्सपीरियंस ही है उस बात का, तो हम उसके लिए वोटिंग नहीं इकट्ठी कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हैं उसका, तो वो है बायसियन थ्योरम होगी। ऐसी किसी और तरीके से, ये सवाल पे डिपेंड है कि हम उसके लिए फ्रीक्वेंसी वाला रास्ता उतारें, बायसियन वाला रास्ता अपनाएं, या कोई और, अगर कोई और रास्ते होंगे वो अपनाएं, ये उस सवाल पे है। तभी कहा गया जो सवाल है वो अपने आप में बहुत ही कहानी स्टार्ट करने वाला एरिया है, उसके लिए हम कौन सा हथियार अपनाएंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस आ गया डेफिनेशन, और ये तुम लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी क्या होता है इतना डेप्थ में मत, जैसे कहा जाता है कि डॉगमेटिक, ये तो ऐसा ही होता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाली जो होती है हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं उसके लिए कहा जाता है कि जिस चीज को टेस्ट किया जा सकता है, जिसके लिए एविडेंस अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए तुम एफर्ट लगाते हो और उसके सबूत इकट्ठे करते हो, उसे कहते हैं कि भाई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाली टेस्टेबल जो चीज होती है, वो जो सेंटेंस होगा, वो तुम बात होगी, वो ख्याल होगा, उसको हाइपोथेसिस बोल पाएंगे। जो सिर्फ और सिर्फ नहीं चलता, definition को दे रही है precise. Hypothesis is a precise testable statement of what the researcher predict will be the outcome of the study. इस तरीके से हम predict ही करें कि भाई इस सवाल का ये आंसर हो सकता है, तो हो सकता है, एक तो हमने predict किया, दूसरा कि precise exactly words में डाल रहे हैं कि भाई ये हो सकता है, और testable कि हम उसको टेस्ट कर पाएंगे, इसलिए सबूत इकट्ठे करते हैं, तो बस this is very definition होगी। और ये रिसर्च थी जिसमें देखा गया था कि ज्यादातर लोग हाइपोथेसिस गलत बनाते हैं मेडिकल साइंसेज में। एक रिसर्च हुई थी, सर ने एग्जांपल दिया था, इसमें देखा गया था कि मेडिकल साइंसेज में 70% से ज्यादा, 70% के आसपास हाइपोथेसिस ही गलत बनाई हुई होती है, इसलिए बहुत 73.1 का फास्ट। अब ये है कि कितना टाइप की होती है डेफिनेशन, टाइप की नल हाइपोथेसिस कि नो डिफरेंस वाली बोला जाता है। किसमें नो डिफरेंस? कि भाई दुनिया में जो होता है और जो मैं कर रही हूँ सेम ही बात है, ये मेडिसिन किसी को ठीक नहीं करती है, ऐसे करके। तो पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब पॉपुलेशन का पैरामीटर जो 1000 लोगों या 100 लोगों या पॉपुलेशन जो हमारी है, उस वो ठीक नहीं होती, और मैं सैंपल लेके मेडिसिन को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, ये ठीक नहीं होने वाला केस। तो उसको कहा जाता है कि भाई दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो बात 1000 केसेस पे, या जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कराया था उसके अंदर कि भाई 1000 केसेस लेने के बाद जो बात सच निकली है, एक बंदा 100 सैंपल लेके 100 का सैंपल लेके वो बात टेस्ट करता है और देखता है कि भाई सेम ही आंसर है। तो स्टार्टिंग यही होती है कि भाई देयर इज नो डिफरेंस। तो अलग अलग तरीके से समझने की बात है, मुद्दा में लगभग यही है। तो डेफिनेशन वाइज उसको अगर लिखना हो और प्रेजेंट करना हो तो उसको कहा जाता है अगर कोई डिफरेंस मिल रहा है तो वो सैंपलिंग एरर की वजह से है, सच में कोई डिफरेंस नहीं है। बाय चांस कोई डिफरेंस मिल गया, मान लिया कि कोई डिफरेंस नहीं है, अगर बाय चांस कोई डिफरेंस मिला भी है तो कहा जाता है कि यार ये सैंपलिंग एरर की वजह से हुआ है, नए सैंपल में देखेंगे तो सेम ही होगा, 95 से ज्यादा पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, कम ही कम हो रहे हैं। उसको डिनोट कैसे, इसको लिखते कैसे? ना तो लिखोगे नल हाइपोथेसिस हेडिंग अपनी लिख के, उसके बाद नल हाइपोथेसिस लिखोगे, उसको H0 लिखोगे, डिनोटेड बाय H0, जिसमें कहा जाता है कि नल हाइपोथेसिस को सेटअप करने के नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहा जाता है, और कहा जाता है कि कोई अगर किसी आया डिफरेंस वो सैंपलिंग की वजह से आया है, वरना नहीं आएगा। और ज्यादातर कहा जाता है कि पॉपुलेशन में, मतलब दुनिया में प्रैक्टिकली तो देखोगे
और अपने हमारे सैंपल में तुम देख रहे हो तो दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है और सेम आंसर आने वाला है उनके अंदर। को छोटे तरीके से समझ लेना कि अल्टरनेटिव वाली जो उसका ऑपोजिट है, जो तुमने नल बनाई है उसका जो ऑपोजिट होगा उसको जो ऑपोजिट बात कह रहे होगे उसे कहते हैं, या उसको कोई गलत साबित कर रहे होगे उसे कहते हैं एक्स या एक्स अल्फा। बस इसके अंदर इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन सोरा एंड एपिलेप्सी? ये क्वेश्चन है, क्या सोरा में और एपिलेप्सी में कोई एसोसिएशन है? नल हाइपोथेसिस क्या है? सोरा इज नॉट द कॉज ऑफ एपिलेप्सी। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगला क्वेश्चन, डू डिफरेंट पोटेंसीज गिव डिफरेंट रिजल्ट्स? नल क्या है? आल पोटेंसीज शो सिमिलर रिजल्ट्स। अब ये लैंग्वेज क्रिएट करने का बस खेल है, बात यही बोल रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस, पर तुम ये तो हर बार ये तो नो डिफरेंस, तो लैंग्वेज क्रिएट कैसे करनी है उस क्वेश्चन की जो ये बताए कि देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल दें, whether a numerical totality of rubrics will give more similum than single rubric? मतलब अगर हम किसी के 5 रूब्रिक्स लिए और नंबर टोटल उस 5 के लिए अलग आ रहा है और किसी केस में हम सिंगल रूब्रिक पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो 5 की तरफ 5 रूब्रिक लेके अगर वो सिमिलर उसमें केस बन रहा है, इससे टोटलिटी के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं या सिंगल की नोट के रूप में दे रहे हैं, तो ज्यादा बेटर क्या है अगर उसको करें न्यूमेरिकल टोटलिटी से? तो क्या नल हाइपोथेसिस बना? देयर इज नो डिफरेंस इन न्यूमेरिकल टोटलिटी एंड सिंगल रूब्रिक एज टोटलिटी। ये बना इसका सेंटेंस। ठीक है, फिर अगला, does can materia medica provides better results to treat infertility? There is no difference in the result of treating infertility whomsoever to be of homeopathy material, कि कोई भी मटेरिया मेडिका हो, इनफर्टिलिटी का केस हो, कैसे भी ठीक हो जाएगा, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये वर्ड जो इसमें डलेगा तुम्हारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो ये रिसर्च क्वेश्चन हुआ और ये उसकी नल हाइपोथेसिस होगी, और नल हाइपोथेसिस का उल्टा तुम लिखोगे देयर इज डिफरेंस, देयर इज एसोसिएशन, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये वर्ड एनएस लिखते हैं, जब तुम कॉपी में लिखोगे तो उसको एनएस लिखते हैं, म्यू एच 0 लिख दिया, या नल हाइपोथेसिस वर्ड लिख के पूरा नल हाइपोथेसिस आगे लिख दिया ब्रैकेट में एच 0 ऐसे करके, तो इसका अपोजिट बनाया जाएगा। What is better between Kent and Voger to treat iron deficiency anemia? There is no difference between Kent and Voger. ठीक है, और भी है। हाँ, अब टाइप्स बेटर, हाँ एक ही है, ये तुमको चलो बता देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जो तुमको वो था चोर वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं तुमको अल्फा, हाँ ये स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, मैं तो बताती हूँ कि जैसे कि हम इल्जाम लगाने वाला था और वो जो चोर था, हम सबूत इकट्ठे कर रहे थे कि भाई अब इस चोर की चोरी सिद्ध करी जाए, तो सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे। लेकिन अगर ऐसे सबूत आ जाएं कि सच में उसने चोरी नहीं करी, लेकिन सबूत ऐसे इकट्ठे कर लिए गए जिसने उसको चोर साबित कर दिया, उस बंदे के साथ तो गड़बड़ हो गई, लेकिन सबूत तो इकट्ठे हो गए। सबूत इकट्ठे हो गए तो जिसने चोरी नहीं भी करी थी तो चोर दिया। इसका मतलब सबूत इकट्ठे करना, झूठ और झूठ को सच बना सकते हो। अगर वो चोर नहीं था और तुमने सबूत इकट्ठे करके उसे चोर बना दिया तो कोई गड़बड़ हुई है। जिसे कहते हैं एरर, जो मैंने दिया था कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। तुम्हारी स्टडी तो शो कर रही है रिजल्ट, लेकिन सच में ये रिजल्ट नहीं है, तो कोई एरर आ गया। वो एरर कहाँ आया? जो तुमने सबूत इकट्ठे करी है, जिन लोगों पे इकट्ठे करे हैं, जो पेशेंट से आए हैं, सैम्पलिंग एरर की वजह से भी तो आ सकता है। जो मैंने बताया कि पीछे उनको पता चला कि डायबिटीज था, साथ में उनको कोई एक्सरसाइज करते थे, तुम्हारी मेडिसिन की वजह से ठीक नहीं हुआ, वो तो एक्सरसाइज साथ में करे जा रहे थे इसलिए ठीक हो गए। तो सैम्पलिंग एरर ने तुम्हारा काम कर दिया ऐसे करके, तो जो एरर आ रहा है एक तरीके से। तो और भी कोई तरीके हैं
इसमें दिया हुआ है, 2 तरीके के एरर्स होते हैं उसके अंदर, टाइप 1 और 2 बोलते हैं, नाम रखा हुआ है किससे में क्या होता है इसमें यही है कि भाई सच था, बंदे ने चोरी नहीं करी थी और तुमने उसको चोर बना दिया, एक टाइप का एरर तो ये है। दूसरा कि वो सच में चोर था और तुम सबूत ही नहीं इकट्ठे कर पाए और वो बरी हो गया, ये भी बात नहीं है। बात तो ये है कि जो सच था तुम सच नहीं पता कर पाए, सच का उल्टा हो गया एक तरीके से, तो वो चोर है और तुम सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो भी तुम सच के आसपास नहीं हो, और वो चोर नहीं है और तुमने उसको चोर सिद्ध कर दिया, ये भी सच के आसपास नहीं बात। तो ये तरीका है, मतलब ये 2 तरीके के ख्याल हो गए, इसका मतलब सच नहीं है, सच के अलावा अगर कोई गड़बड़ हो रही होती है वो होती है एरर्स, जिसे हम बोलते हैं टाइप हाइपोथेसिस। जो तुमने बना दिए, तुमने ख्याल ले लिया या टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। इट इज द एरर ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, ये वो वाली है कि भाई नल हाइपोथेसिस मतलब 95% तुम लेके चले थे और तुम ये कह रहे थे कि देयर इज एरर ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, तुमने सबूत एक्स्ट्रा इकट्ठे कर लिए और तुम रीजन 95% के तुमने 96, 98, 99 में चले गए, तुमने सबूत इकट्ठे करके और कहा अरे रे मेरी मेडिसिन तो काम कर रही है, और सच में वो मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, जो मैंने तुमको डायबिटीज वाला पहला केस बताया कि वो किसी और वजह से ठीक कर रही थी, तो वो होता है टाइप 1 एरर। उसे बोला जाता है कि तुम सच से दूर चले गए, सच तो था कि नल हाइपोथेसिस ही सही थी, लेकिन तुमने एक्स्ट्रा कोई सबूत इकट्ठे कर लिए किसी वजह से और उसको कह दिया ना। इसका अगर उल्टा कर दिया उसे कहते हैं टाइप सेकंड एरर, कि देयर इज एन एरर इन एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, तुमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली, मतलब तुमने कह दिया कि हाँ भाई 95, 94, 91, 90 ही पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ज्यादा ठीक नहीं होते, और सच में पता चल रहा है कि जो और केसेस हुए या और जब स्टडी करेंगे पता चला नहीं, ये तो 90 हमेशा 96%, 99% पेशेंट ठीक होते हैं, तो तुम सच से दूर हो गए। ये जो सेकंड वाला होता है उसे कहते हैं टाइप सेकंड एरर। ये 2 तरीके का एरर होता है, तो डेफिनेशंस, टाइप होता है एंड टाइप्स ऑफ एरर होता है, तो ये है थ्योरेटिकल। ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया।